नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बागेश्वर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार सुबह सरयू नदी के तट पर पहुंचकर तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों से भेंट कर सीएम ने उनका हालचाल भी जाना और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उनका फीडबैक भी लिया है। इसके बाद सीएम धामी इंडोर स्टेडियम भी पहुंचे, जहां उन्होंने नवोदित खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया है। में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उत्तराखंड के उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। बागेश्वर स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि चुनाव आयोग नियमों के तहत एसआईआर की तैयारी कर रहा है, जो कि देश की जरूरत भी है। वोटर लिस्ट में जो शिकायतें आई हैं उसका समाधान भी इससे होगा। सीएम ने कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना हमारा एक अभियान है। प्रदेश में डेमोग्राफी बदलाव पर उन्होंने कहा है कि पूर्व की सरकारों में इस पर काम नहीं हुआ है। अब तक 10,000 एकड़ भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त भी कराई गई है। वर्तमान सरकार इस पर और भी तत्परता से काम कर रही है। तो समाज में सीधे सीधे जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम जिनके माध्यम से होता है, अनेक फीडबैक मिलते हैं। उन सभी के साथ संवाद स्थापित कर रहा हूँ। आज ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा है कि चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग नियमों के तहत और जो देश की आवश्यकताएं हैं, जो शिकायतें आई हैं, जो समस्याएं आई हैं, वोटर लिस्टों में जो पहले गड़बड़ियाँ हुई हैं, ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं उनका नाम वोटर लिस्टों में आ गया है, रोहिंग्या है उनके नाम आ गए हैं, और जिसके अलग अलग प्रकार के आपराधिक इतिहास रहे हैं, संदिग्ध रहे हैं, उन सभी को कहीं न कहीं इस तरह से करा गया। और हमको उत्तराखंड का देवत्व किसी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम पहले ही वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चला रहे हैं कि कमियों के कारण से या वोट बैंक की राजनीति के कारण से इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन हमने पिछले सालों में इस पर काम किया है और अब हम आगे इस डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देंगे। उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। इसलिए हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान भी जो हमने चलाया है उसमें भी अभी तक 10,000 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन अभी तक हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई है। क्योंकि पहले के समय में था कहीं भी सरकारी जमीन दिखती है वहीं कब्जा करना शुरू कर देते हैं। धार्मिक चीज़ों की आड़ लेकर वहाँ पर जो है कुछ कोई स्ट्रक्चर बनाकर तमाम जमीनें इन्होंने इस प्रकार से अतिक्रमित की हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे ऊंचाई वाले इलाकों में आज हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। पर्वतीय इलाकों में भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी। तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ने के भी आसार। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यात्रा पर निकले लोग सावधानी बरतें, यह भी कहा गया है। 8 दिसंबर को भी खराब मौसम की ये संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी जारी कर दिया गया है। पर्वतीय इलाकों में मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी किया गया है और ऐसे में बारिश और बर्फबारी के आसार भी नजर आ रहे हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का बदलाव संभव बताया जा रहा है अब? क्योंकि विशाल उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं जो है वो बनती नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और वहीं पर्वतीय जिलों जिनके साथ 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें हल्की बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। अन्य जिलों की अगर मौसम की बात करें तो वहां पर शुष्क रहेगा। और आने वाले दिनों की अगर बात करें तो 8 दिसंबर से भी प्रदेश में पर्वतीय इलाकों में मौसम बिगड़ने के हालात दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 9 से 12 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो
सुबह और शाम जो है शीतलहर रुक हो रही से सूखी ठंड जो है परेशान कर रही है कई इलाकों में। तो निश्चित तौर पर ये पूर्वानुमान जताया गया है। अब देखना होगा कि पूर्वानुमान कितना सटीक साबित होता है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड हार्ट कपा देने वाली पड़ रही है और ऐसे में जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको जो है काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके लिए भी एडवाइस जारी की गई है कि वह अपना ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे में जो है जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। लेकिन योगेश, एक तरफ तो मौसम का मिजाज बदल रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर ली है इसको लेकर? क्या जगह जगह पर अलाव की भी व्यवस्था देखने को मिल रही है या फिर रैन बसेरों की? देखिए, जो रेन बसेरों और अलाव की व्यवस्था है उसके लिए कहा गया है कि जहां पर भीड़ भाड़ का इलाका है वहां पर जो है अलाव की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जहाँ पर जो है वो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर जो है नियमित तौर पर जो प्रत्येक वर्ष जो रेन बसेरों की व्यवस्था की जाती है उन व्यवस्थाओं को जो है दुरुस्त किया जाए। और अधिकारी समय समय पर उनका निरीक्षण करें और उसके अलावा जैसे धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है उस हिसाब से जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जाए, यानी कि कुछ कुछ दूरी पर कुछ कुछ मुख्य चौराहों पर जो है इसकी व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसके चलते जो है लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है ऐसे इलाकों कुछ जहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है अलाव की व्यवस्था की जाती है वहाँ पर अलाव की व्यवस्थाएं शुरू भी कर दी गई है, रेन बसेरों की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। और देखना होगा क्योंकि ठंड की 2 महीने से 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रात्रि में कई बार यात्रियों को जो है रेन बसेरों में उस तरह की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, लेकिन देखना होगा कि पिछली बार जो समस्याएं आई थी उस समस्याओं को चुनौतियों को लेते हुए इस बार किस तरह की व्यवस्था प्रशासन के तौर पर की जाती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक घटनाक्रम ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खरसियो क्षेत्र में तस्करी की सूचना पर छापेमारी के लिए पहुंचे एसटीएफ टीम पर बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई और फायरिंग से साफ है कि अपराधियों में अब पुलिस का खौफ नहीं रहा है। इस फायरिंग की घटना में एसटीएफ के सिपाही भूपेंद्र मर्तोलिया और एक स्थानीय व्यक्ति भी घायल हो गए हैं, जिसके बाद दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवान का हालचाल भी जाना और अधिकारियों के साथ पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेकर हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। जी, घनस्यू थाना क्षेत्र में हमें सूचना मिली कि एसटीएफ की टीम एक ऑपरेट करने आई थी। वाइल्ड लाइफ क्राइम और वाइल्ड लाइफ क्राइम और चरस की सूचना पर जो है उसको उस ऑपरेशन को करने आई थी। वाइल्ड लाइफ तस्कर, वन्यजीवी तस्कर और चरस तस्कर को पकड़ने के लिए आई थी। तो ऑपरेशन के दौरान जो है पकड़ के दौरान जो है उनको थोड़ा सा अलर्ट हो गया, एसटीएफ की टीम पर शक हो गया और वहाँ के एक दो लोग थे जो आए थे। तो जो तस्कर है, वन्यजीवी तस्कर है और चरस तस्कर है, उन्होंने फायर झोंक दिया है। तो उसमें कुल मिला के 2 लोगों को पैलेट्स लगी हैं। उसमें से एक एसटीएफ के साथी था जो साथ में ही गए थे वहाँ पे, उनको भी लगा है और एक हमारा एसटीएफ के कर्मचारी हैं भूपेंद्र मर्तोलिया जी, उनको लगी है। तो अभी तो कंडीशन जो है स्टेबल है, अभी एज ऑफ नाउ कंडीशन स्टेबल है, पर पैलेट जो है एब्डोमेन में लग चुका है। तो एब्डोमेन में लग चुका होने की वजह से, क्रिटिकल होने की वजह से जो है इमरजेंसी में सर्जरी में ले जा रहे हैं। बाकी पुलिस मुख्यालय और हमारा कुमाऊं रेंज और एसटीएफ के आला अधिकारीगण और एसटीएफ के कमांडर, एसटीएफ के एसएसपी एंड समस्त स्टाफ जो है साथ में है, लूप में है। हमारा समस्त थाना चौकी का स्टाफ हो गया, पुलिस परिवार के जन सभी लोग साथ में हैं। तो जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सर्जरी में ले। मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल की ओर से मस्जिदों और मदरसों में मंदिरों की तरह सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग के बाद मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। सांसद का कहना है कि सुरक्षा के मानकों में धार्मिक स्थल को अलग नहीं रखा जा सकता, इसलिए मस्जिद, मदरसा, चर्च, गुरुद्वारा सभी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य की जानी है। वहीं हरिद्वार के महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने गोविल की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सीसीटीवी सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है और हर धार्मिक स्थान पर लगे भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कैमरे लगने से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव होती है। रामायण काल के सुप्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने राम का चरित्र निभाया
और मेरठ से लोकसभा के सांसद अरुण गोविल जी की जो चिंता है वो इस देश की सुरक्षात्मक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और पूरे देश में उन्होंने जो एक सवाल किया है कि सभी धार्मिक संस्थाओं में कैमरे लगे हुए हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं। तो मस्जिद है, मदरसा है, पूरे देश के सभी स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा का चुनाव है, जिसे लेकर पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों की राजनीति हो रही है। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया कब होगी ये तो आगे की बात है, लेकिन प्री एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका जवाब तो बीजेपी ने दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी चुनाव वालों राज्यों में एसआईआर लागू कर वोटों को कटवा रही है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर एसआईआर देश की सबसे बड़ी जरूरत है। और साथ ही क्या विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता तो बेवजह की बातों से देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर है। उत्तराखंड में प्री एसआईआर की गतिविधियां जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष का मानना है कि बिना एसआईआर की घोषणा के ही प्री एसआईआर के नाम पर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। एआईसीसी सदस्य करण माहरा ने निर्वाचन आयोग के साथ ही सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिया है। देखिए, उत्तराखंड में हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आप विभिन्न विधानसभाओं में जाओ, एसआईआर का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नज़दीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं। और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र रहे। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। और ऐसे में राजनीतिक दल तो अपने लिए हो सकता है काम करें, लोगों के आईडीज बनाएं, लोगों के वोट चढ़वाएं, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं क्यों कष्ट उठाएगा कि वो अपने मायके जाए, अपने माँ के या पिता के जो है उस 2003 के वोटर कार्ड्स लेके आए और अपना नाम चढ़वाए। ऐसा कोई भी करता नहीं और हिंदुस्तान में अभी ऐसी स्थिति आई भी नहीं है। तो ये आसान किया जाना चाहिए। सरकार के जो चुनाव कमीशन है उनके पास सारे डाटा हैं, 2003 के भी हैं, उससे पहले के भी हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम उनको लॉन्च करना चाहिए जिसमें आदमी जैसे अपना नाम डाले और ये डाले कि मेरा गांव हुआ है या मेरे परिवार के लोग वहां बूथ में वोट डाल देते, वो उसमें स्वतः चेक हो जाए और वो नाम चढ़ जाए। कांग्रेस के ऐसे आरोपों पर अब बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। महेंद्र भट्ट का कहना है कि एसआईआर पूरी तरह तकनीकी और निर्धारित प्रक्रिया है, जिसे चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने करण माहरा पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश की संस्थागत प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी के दौर में हुई अनियमितताओं पर भी नजर डालनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एसआईआर का समर्थन करती है। एसआईआर राज्य के हित में है और मैं इस बात को इस नाते भी कहता हूँ, हमने आह्वान भी किया है अपने सारे जो परोक्त समाज के लोग देश के किसी भी कोने में हैं, मेरी गणना मेरा गांव, तो वो अपनी गणना अपने गांव में कराए। गांव पहाड़ की जनसंख्या अगर हम सब लोग प्रेरित हों और अपनी जनगणना अपने गांव में कराए तो पहाड़ की जनसंख्या कम हो नहीं सकती है। और हमने भारतीय जनता पार्टी दल के नाते भी एसआईआर के लिए अपनी टीम गठित हम करने वाले हैं। जब भी उत्तराखंड एसआईआर गठित होगा, हम मतदाता सूची का ठीक प्रकार से अवलोकन हो, शुद्धिकरण हो, उसके लिए हम निर्वाचन आयोग के साथ खड़े हैं।
देखिए, कांग्रेस को एसआईआर को लेकर के परेशानी क्यों है, ये समझ से परे है। देश के अंदर आज तक की जो हमारी एसआईआर हुई है वो 9वीं बार अब होने जा रही है, और 7 बार कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के दौरान ये एसआईआर हुई है। तब कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं हुई। आज दिल्ली में उनके राहुल गांधी जी चिल्लाते हैं एसआईआर को लेकर के, उत्तराखंड में इनके नेता चिल्लाते हैं एसआईआर को लेकर के, लेकिन जब 7 बार कांग्रेस की सरकारों में एसआईआर हुई तब कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज जिस तरीके से एसआईआर हो रही है, अगर कोई 1 से 3 या 4 जगह कहीं वोट देने का काम करता है, अगर उसकी छटनी हो रही है, दस्तावेज लिए जा रहे हैं, या उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप पहले कहां वोट देते थे, तो उसमें कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है, इसमें कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है। कुछ दिन पहले ही निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि राज्य में 11,733 बूथ हैं, लेकिन अभी तक 4,155 बीएलए ही राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए हैं। भाजपा लगभग 2830 से ज्यादा बीएलए अपॉइंट कर चुकी है, वहीं कांग्रेस ने लगभग 1250 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर दिए हैं। सीपीएम भी 60 के करीब बूथ एजेंट तैयार कर चुकी है। आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एनएनपी ने अभी तक कोई बीएलए नियुक्त नहीं किया है। तो इसमें ये मैं बताना चाहूँगा, इसलिए हम अभी से तैयारी किया है, क्योंकि उस टाइम पे हमको थोड़ा टाइम जो भी मिलेगा उससे अच्छा है कि हम अभी से तैयारी कर लें। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज़ एक पन्ना, मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज़ संपर्क करेगी बीएलओ, ठीक है, विच इज़ वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा 1 महीने में वो बीएलओ सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं है, क्या हुआ है। मोबाइल पे ही आज की तारीख में तो कोई कागज़ तो लेना नहीं किसी से, ठीक है। बस ये अभियान जब शुरू होगा उस समय ये नाम कुछ पैनिक टाइप की सिचुएशन ना बचे, इसलिए हमने अभी से बोला है कि भाई आपकी उनसे बात कर लीजिएगा। आपकी शिफ्टेड वोटर्स, मेन क्या होता है, जैसा हमारा मसूदा जी का एग्जांपल लेते हैं, पहले टेरी में रहते थे 2003 में, अब यहाँ देहरादून में काम कर रहे हैं। मान लीजिए वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम है, अगर वो ढूंढना चाहेगी अभियान के तहत के टाइम पर, थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। इसलिए आज ही तारीख में जाए और यहाँ से फ़ोन करके संपर्क करके पूछे तो कोई दिक्कत नहीं आ सकते हैं। इसलिए हमने आउटरीच का कैंपेन अभी हमने शुरू किया था। सो आप लोगों के माध्यम से हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि आउटरीच का अभियान चल रही है। बीएलओ हर रोज़ हमने ये बोला है कि 30 मतदाताओं से संपर्क करेगी। पेज में 30 है, ऑलरेडी उन्होंने लगभग मुझे लगता है कि 7% लोगों से ऑलरेडी संपर्क कर चुका है। सो मात्र बचा है 30% लोगों, 40% लोगों से उनको संपर्क करना है। आने वाली 30, अभी तो 2-3 महीने टाइम है हमारे पास आने के लिए। प्री एसआईआर में उत्तराखंड की मौजूद वोटर लिस्ट में शामिल 40 वर्ष तक की उम्र वाले ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज थे, उनकी सीधे बीएलओ ऐप से मैपिंग की जाएगी। 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में किसी कारणवश नहीं थे, तो उनके माता पिता या दादा दादी के नाम आधार पर मैपिंग की जाएगी। फिर भी ऐसे आरोपों की राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। सीएम धामी का पहाड़ों पर एयर कनेक्टिविटी का संकल्प तेजी से धरातल पर उतर रहा है, जहां कुमाऊं मंडल के बाद अब गढ़वाल मंडल में भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत नई 6 सीटर हेली सेवा की शुरुआत की गई है, जो गढ़वाल मंडल के प्रमुख शहरों को सीधे राजधानी से जोड़ने का काम करेगी। नई हेली सेवा देहरादून से नई टिहरी के कोटी कॉलोनी हेलीपैड, श्रीनगर और गोचर के लिए प्रतिदिन 2 उड़ानें संचालित करेगी। इससे यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और इन क्षेत्रों में आवागमन और सुविधाजनक भी होगा। देहरादून एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और मुझे गोपेश्वर जाना था, और जिसके चलते द हेरिटेज एविएशन के द्वारा जो फ्लाइंग की जो सुविधा दी जा रही है, उसके चलते मैंने अपना टिकट बुक किया और गौचर पहुंचने का काम किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं धामी सरकार का, हेरिटेज एविएशन का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि ये जो रीजनल सेवा पूरे प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है, बहुत उत्तम और बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार की पहल हेरिटेज एविएशन के द्वारा जो की जा रही है, ये बहुत सराहनीय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हेरिटेज एविएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाजपुर में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से बड़ी संख्या में प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद भी किए गए हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भी भेज दिया गया है।
और पुलिस ने 2 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया है। कब्जे से प्रतिबंधित कैप्सूल भी इस दौरान बरामद कर दिए गए हैं। लोहाघाट के राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, विशिष्ट अतिथि थानाध्यक्ष और पूर्व प्रधान ने किया है। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत भी किया। वहीं प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की दौड़, हाई जंप, गोला फेंक, चक्का फेंक समेत कई खेल आयोजित भी किए गए। ये हमारा वार्षिक क्रीड़ा समारोह भी है और उसके साथ साथ ये ट्रायल भी है जो छात्र अभी विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले हैं। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में जो बागेश्वर में आयोजित होनी है उसका चयन भी इसी प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाना है। और इसके बाद छात्र जो यहाँ फर्स्ट निकलेंगे वो बागेश्वर में प्रतिभाग करेंगे। अगर कोई भी छात्र जो इन खेलों में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है, वो नॉर्थ जोन में प्रतिभाग करता है, तो उसके अंक उसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके अंक भी है। और इसके साथ साथ जो है नेशनल जो खिलाड़ी हैं वो अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हैं तो उन्हें जो है हर अच्छी जॉब प्राप्त करने में आसानी होती है। इसके साथ ही एक खिलाड़ी के रूप में, एक कोच के रूप में वो अपना भविष्य बना सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।